नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइव हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग आगरा यूनिवर्सिटी के बीएड सेकेंड ईयर एग्ज़ाम 2024-25 जो 24 मई 2025 से एग्ज़ाम होने की संभावना है, उसके लिए पेपर 203 अर्थात समावेशी विद्यालय का सृजन या क्रिएटिंग एंड इंक्लूसिव स्कूल का फुल प्रैक्टिस सेट 2 हल करेंगे। इसके टॉप 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे। यहाँ से निश्चित रूप से एग्जाम में प्रश्नों के सेम टू सेम आने की संभावना है, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। ध्यान रखिएगा, यहाँ पेपर 40 अंक का है, 100 प्रश्न दिया रहेगा, 80 प्रश्न हल करना होगा आप लोगों को, और पास होने के लिए आप लोगों को 16 अंक अर्थात 32 प्रश्न सही करना होगा। ठीक है, समय 2 घंटे अर्थात 120 मिनट का होगा। तो दोस्तों प्रश्नों पर आएँ, लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। पेपर 203 अर्थात समावेशी विद्यालय का सृजन, इसका फुल प्रैक्टिस सेट 2 हल करेंगे। यदि पहला टेस्ट आप लोगों ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक आप प्लेलिस्ट 203 यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इस पेपर की सारी वीडियो क्रम से मिल जाएगा, या फिर आप लोग प्लेलिस्ट में सीधा जाकर देख सकते हैं। इसके नीचे जस्ट लिंक आप प्लेलिस्ट ऑल पेपर दिया गया है, वहाँ पर क्लिक करें। 201, 202, 203 सभी पेपर के सभी प्रैक्टिस सेट क्रम से मिल जाएंगे। दोस्तों प्रश्नों पर आएँ, लेकिन उससे पहले निवेदन है कि आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। कोई भी आगरा यूनिवर्सिटी का एग्जाम देने जा रहा है बीएड सेकेंड ईयर का, निश्चित रूप से उसके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और मैं पहले से क्लियर कर दूँ, 203 के सभी प्रश्न अपने प्रैक्टिस सेट से ही आएंगे, अभी से क्लियर कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसलिए 203 के सारे प्रैक्टिस सेट कुछ मत कीजिए, आप रट लीजिए बस। ठीक है, तो पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अधिगम अक्षमता का प्रकार नहीं है? डिसलेक्सिया, बी डिस्ग्राफिकल, सी हाइपरलेक्सिया, डी डिसकैलकुलिया। सही जवाब हो जाएगा बी डिस्ग्राफिकल। डिस्ग्राफिकल नहीं है, डिसलेक्सिया डिस्ग्राफिया है। ठीक है, हाइपरलेक्सिया डिसकैलकुलिया है। सही जवाब हो जाएगा इसका बी। ठीक है, डिस्ग्राफिकल माने क्या होता है? आपत्तिजनक। ठीक है, हाइपरलेक्सिया सिंड्रोम, इसमें बच्चे अक्षर या संख्याओं से आकर्षित होते हैं। आप लोग देखना 2021 में समस्या से ग्रसित 4 प्रश्न आए थे, तो हर साल प्रश्न आता है, मेरा कहने मतलब सिर्फ इतना है। ठीक है, कुछ चीज़ें आप लोग रट लीजिए एकदम, जैसे डिस्ग्राफिया लिखने की समस्या, डिसलेक्सिया पढ़ने की समस्या, डिसकैलकुलिया गणितीय समस्या, ये तीनों आपको पता होना चाहिए। अक्सर यही पूछा जाता है, बाकी थोड़ा बहुत कभी कभी और चीज़ें पूछ लेता है। डिसमॉर्फिया भ्रम की समस्या, डिस्फेसिया बोलने की समस्या, डिस्प्रैक्सिया शारीरिक कौशल से संबंधित विकार, डिस्थेमिया तनाव से संबंधित समस्या, ऑस्टिज सामाजिक अंतःक्रिया क्षमता, ऑफेसिया भाषा से संबंधित अक्षमता। अगला प्रश्न है, डिसलेक्सिया से ग्रसित बच्चे का प्राथमिक लक्षण है? ए ध्यान धारण की कमी, बी अलग सोच पढ़ने में प्रभावशीलता, सी पढ़ने में क्षमता, डी दोहराव दाव लोकोमोटर क्रियाओं में व्यस्त। सही जवाब हो जाएगा 2 का ध्यान रखना, सी पढ़ने में अक्षमता। अगला प्रश्न है, सफल समावेशी शिक्षा की आवश्यकता है? ए क्षमता निर्माण का भाव, बी अभिभावकों की कोई भागीदारी नहीं, सी अलगाव, डी संवेदीकरण। सही जवाब हो जाएगा 3 का डी संवेदीकरण। अगला प्रश्न है, दृष्टिहीन बालकों को वही अध्यापक पढ़ा सकता है जो ए बुद्धिमान हो, बी अधिक पढ़ा लिखा हो, सी विशेष रूप से प्रशिक्षित हो, डी संवेदनशील हो। तो दृष्टिहीन बालकों को वही अध्यापक पढ़ा सकता है जो, सही जवाब हो जाएगा सी विशेष रूप से प्रशिक्षित हो। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न में से किस प्रकार के विद्यालय में केवल भिन्न क्षमता वाले बच्चे पढ़ते हैं? ए विशिष्ट विद्यालय, बी एकीकृत विद्यालय, सी समावेशी विद्यालय, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 5 का ध्यान रखना, ए विशिष्ट विद्यालय। आप लोगों से निवेदन है कि प्लीज़ यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जो फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं आप लोग बता सकते हैं उन्हें भी, जो पहले प्रैक्टिस सेट हल हुआ है 2024 में री एग्जाम में, वो सारे महत्वपूर्ण हैं। आज भी उन सारे प्रैक्टिस सेट को आप देख सकते हैं। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। प्रश्न है, जिस क्रियाएं संबंधित हैं? ए भूमिका निर्वहन से, बी प्रत्यय संप्राप्ति से, सी शाकाहारी अधिगम से, डी मस्तिष्क उद्वेलन से। सही जवाब हो जाएगा सी शाकाहारी अधिगम से।
अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा में छात्रों को प्रोजेक्ट कार्य देते समय कौन सा बिंदु ध्यान में रखना चाहिए? ए, सामान्य छात्रों को अलग समूह में रखना चाहिए। बी, विशिष्ट छात्रों को सामान्य छात्रों के साथ समूह में रखना चाहिए। सी, विशिष्ट बालकों को प्रोजेक्ट नहीं देना चाहिए। डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा बी। ठीक है, 7 का सही जवाब हो जाएगा बी, विशिष्ट छात्रों को सामान्य छात्रों के साथ समूह में रखना चाहिए। कौन सा बिंदु ध्यान रखना चाहिए? तो विशिष्ट छात्रों को सामान्य छात्रों के साथ समूह में रखना चाहिए। बी सही जवाब है। अगला प्रश्न है, प्रतिभाशाली बालक के चुनाव की विधि है। ए, निष्पत्ति परीक्षण। बी, व्यक्तिगत शिक्षण। सी, विशेष विद्यालय व कक्षाएं। डी, नेतृत्व का अवसर देकर। सही जवाब हो जाएगा 8 का ए, निष्पत्ति परीक्षण। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी पद्धति अधिगम बाधित बच्चों की शिक्षा के लिए उपयुक्त नहीं है? ए, व्यवहारिक निर्देशन पद्धति। बी, व्याख्यान पद्धति। सी, पाठवस्तु पद्धति। डी, पुनरावृत्ति पद्धति। सही जवाब हो जाएगा 9 का बी, व्याख्यान पद्धति। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी विधि कक्षा में मंद अधिगामी बच्चों की पहचान करने के लिए उपयुक्त नहीं है? ए, व्यक्तित्व परीक्षण। बी, बुद्धि परीक्षण। सी, व्यक्ति परीक्षण। डी, शैक्षिक परीक्षण। सही जवाब हो जाएगा 10 का ध्यान रखना ए। ठीक है, व्यक्ति परीक्षण। कौन से विधि कक्षा में मंद अधिगामी बच्चों की पहचान करने के लिए उपयुक्त नहीं है? तो व्यक्ति परीक्षण नहीं है। ठीक है, निम्न से कौन सी पद्धति अधिगम बाधित बच्चों के शिक्षा के लिए उपयुक्त नहीं है? तो इसमें ध्यान रखना 9 क्या था? बी, व्याख्यान पद्धति नहीं है। व्यवहारिक निर्देशन पद्धति, पाठवस्तु पद्धति, पुनरावृत्ति पद्धति है। बी इसका सही जवाब था। अगला प्रश्न है 11 नंबर, जब विशिष्ट छात्रों की आवश्यकता के अनुरूप उन्हें पूर्व निहित संरचना में ढाला जाता है तो वह है। जब विशिष्ट छात्रों की आवश्यकता के अनुरूप उन्हें पूर्व निहित संरचना में ढाला जाता है तो वह है। ए, विशिष्ट शिक्षा। बी, एकीकृत शिक्षा। सी, निर्देशात्मक शिक्षा। डी, सामान्य शिक्षा। सही जवाब हो जाएगा 11 का बी, एकीकृत शिक्षा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी समस्यात्मक बालक के उपचार के लिए उपयुक्त विधि नहीं है? ए, घर तथा परिवार का उचित वातावरण बनाना। बी, बालकों की समस्याओं के प्रति कठोर दृष्टिकोण। सी, बालक के रुचि के अनुसार कार्यक्रम का आयोजन। डी, परिवार तथा विद्यालय के मध्य समन्वय। सही जवाब हो जाएगा 12 का ध्यान रखना बी, बालकों की समस्याओं के प्रति कठोर दृष्टिकोण। अगला प्रश्न है, किसी शिक्षा में विशिष्ट आवश्यकता होने या ना होने पर भी विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है। ए, एकीकृत शिक्षा। बी, सामान्य शिक्षा। सी, निर्देशात्मक शिक्षा। डी, विशिष्ट शिक्षा। सही जवाब हो जाएगा 13 का सी, निर्देशात्मक शिक्षा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा निर्देशात्मक शिक्षण की विशेषता नहीं है? तो ए, प्रत्येक छात्र की त्रुटियां और कमियों को सही करना। भी, या परीक्षा के पूर्व किया जाता है। सी, या सामान्य एवं विशिष्ट छात्रों दोनों के लिए होता है। डी, व्यक्तिगत भिन्नताओं के अनुरूप समूहों में शिक्षण करना। सही जवाब हो जाएगा 14 का बी, या परीक्षा से पूर्व किया जाता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान प्रारंभ किया गया। ए, 2008। बी, 2009। सी, 2010। डी, 2011। सही जवाब हो जाएगा 15 का ध्यान रखना बी, 2009। अगला प्रश्न है, भिन्न अधिगमकर्ताओं वाले समावेशी कक्षा में सहकारी अधिगम एवं सहपाठी शिक्षण। तो सही जवाब हो जाएगा 16 का ध्यान रखना डी, सहपाठी स्वीकार्यता हेतु सक्रिय रूप से प्रेरित करना चाहिए। अगला प्रश्न है, ऑटिज्म में संबंधित है। ए, सामाजिक अंतःक्रिया क्षमता। बी, पढ़ने में क्षमता। सी, लिखने में क्षमता। डी, गणना में क्षमता। सही जवाब हो जाएगा 17 का ए, सामाजिक अंतःक्रिया अक्षमता। अगला प्रश्न है, बाल अधिकारी पर यूनाइटेड नेशन सम्मेलन के संदर्भ में निम्न को ध्यान से पढ़िए। ए, विकास का अधिकार। बी, व्यक्ति का अधिकार। सी, मनोरंजन का अधिकार। डी, ध्यान का। तीसरा, मनोरंजन का अधिकार। निम्न से कौन बाल अधिकार है? तो सही जवाब हो जाएगा ध्यान रखना 18 का डी, तीनों।
अर्थात बाल अधिकारी पर यूनाइटेड नेशन सम्मेलन के संदर्भ में ध्यान से पढ़िए। तो विकास का अधिकार, अभिव्यक्ति का अधिकार, मनोरंजन का अधिकार, तीनों जो हैं बाल अधिकार हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विवरण भिन्नता को सबसे अच्छा प्रस्तुत करता है? ए, या लोगों के मध्य भिन्नता को स्वीकार करता है। बी, या लोगों के मध्य असमानता को स्वीकार करता है। सी, या लोगों में भेदभाव बढ़ाता है। डी, या लोगों में समानता लाता है। सही जवाब हो जाएगा 19 का ए, या लोगों के मध्य भिन्नता को स्वीकार करता है। अगला प्रश्न है, अक्षम लोगों के अधिकार पर यूनाइटेड नेशन सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? तो ए 13 दिसंबर 2004, बी 13 दिसंबर 2005, सी 13 दिसंबर 2006, डी 13 दिसंबर 2007। सही जवाब हो जाएगा 20 का सी, 13 दिसंबर 2006। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा गुण समावेशी शिक्षा में शिक्षक के लिए आवश्यक नहीं है? तो ए, बच्चों के प्रति संवेदनशीलता। बी, छात्रों के लिए धैर्य एवं लगाव। सी, छात्रों की क्षमता का ज्ञान। डी, शिक्षक के सामाजिक आर्थिक स्थिति। इसमें पूछ रहा शिक्षक के लिए आवश्यक नहीं है, तो सही जवाब हो जाएगा डी, शिक्षक के सामाजिक आर्थिक स्थिति ये नहीं है। अगला प्रश्न है, अधिगम अक्षमता बच्चों एवं मानसिक मंदित बच्चों में अंतर। ए, वे प्रायः औसत बुद्धि के होते हैं। बी, वे अधिकांश क्षेत्रों में सीखने हेतु योग्य होते हैं। सी, उन्हें एक क्षेत्र में अधिगम अक्षमता होती है। डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 22 का, ध्यान रखना डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, एक सृजनशील छात्र निम्न में से किन क्रियाओं के द्वारा चिन्हित किया जा सकता है? ए, प्रश्न का सही उत्तर देकर। बी, समस्या पर वास्तविक विचारों को व्यक्त करके। सी, अन्य के साथ बुद्धिमत्तापूर्ण व्यवहार। डी, किसी समस्या का समाधान। सही जवाब हो जाएगा 23 का, ध्यान रखना आप लोग बी, समस्या पर वास्तविक विचारों को व्यक्त करके। बच्चे तथा युवा लोगों में सुनाई देने की आवृत्ति है। ए, 20 से 20,000 हर्ट्ज। बी, 20 से 2,000 हर्ट्ज। सी, 200 से 2,000। डी, 1,000 से 20,000 हर्ट्ज। तो बच्चे तथा युवा लोगों में सुनाई देने की आवृत्ति है। सही जवाब हो जाएगा 24 का ए, 20 से 20,000 हर्ट्ज। अगला प्रश्न है, एक समावेशी विद्यालय। सही जवाब हो जाएगा 25 का ए। सीखने की क्षमताओं में भिन्नता के बावजूद सभी छात्रों के अधिगम परिणामों को बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। अगला प्रश्न है, प्रतिभाशाली बालक विशिष्ट बालक होता है या कथन है? ए, सत्य। बी, असत्य। सी, अनिश्चित। डी, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 26 का ए, सत्य। अगला प्रश्न है, सैमुअल ग्रेडले हुए किस देश से संबंधित हैं? ए, अमेरिका। बी, पाकिस्तान। सी, चीन। डी, ब्रिटेन। सही जवाब हो जाएगा 27 का ए, अमेरिका। अगला प्रश्न है, IEP का पूर्ण रूप होता है? ए, पारस्परिक एजुकेशन प्रोग्राम। बी, इंटर एजुकेशनल प्रोग्राम। सी, इंडिविजुअल एजुकेशन प्रोग्राम। डी, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 28 का सी, इंडिविजुअल एजुकेशन प्रोग्राम। अगला प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार 2009 कब अस्तित्व में आया? सही जवाब हो जाएगा 29 का ए, 1 अप्रैल 2010। अगला प्रश्न है, SCERT का पूर्ण रूप क्या है, मतलब फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो सही जवाब हो जाएगा सी, स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। आप लोग प्रश्नों का जवाब देते चलें, इससे क्या होगा, प्रश्न आपको याद रहेगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। मैं इस चीज़ शब्द क्लियर बता दे रहा हूँ, पेपर 203 के सारे प्रश्न एग्जाम के अपने प्रैक्टिस सेट से ही आएंगे, और हर बार ऐसा होता है, 2-4 प्रश्न 10 प्रश्न जाने दीजिए, बाकी सारे प्रश्न अपने प्रैक्टिस सेट से आएंगे। मतलब अगर आप अच्छे से पढ़ लेंगे सारे प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें 40 में 40 नंबर लाया जा सकता है, बच्चे लाते हैं। तो प्रश्न है, डाइट मतलब DIET का पूर्ण रूप क्या है? ए, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान। बी, जिला बीमा एवं प्रशिक्षण संस्थान। सी, प्रत्यक्ष बीमा एवं प्रशिक्षण संस्थान। डी, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 31 का ए, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान।
अगला प्रश्न है एस एस ए का पूर्ण रूप क्या है? ए सर्व सेवा अभियान, बी सर्व शिक्षा अभियान, सी सच्ची सेवा अभियान, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 32 का बी सर्व शिक्षा अभियान। अगला प्रश्न है विकलांगजन अधिनियम किस वर्ष से संबंधित है? ए 1995, बी 1990, सी 2000, डी 2002। सही जवाब हो जाएगा ए 1995। अगला प्रश्न है श्रवण बाधित को किसमें मापा जाता है? ए डेसिबल, बी किलोग्राम, सी डायोप्टर, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 34 का ए डेसिबल। अगला प्रश्न है टर्मन के अनुसार विशिष्ट बालक होने का आधार? ए शैक्षिक विकास, बी शारीरिक विकास, सी मानसिक विकास, डी सभी। सही जवाब हो जाएगा 35 का डी सभी। अगला प्रश्न है पिछड़े बालकों की शैक्षिक लब्धि है? ए 85 से कम, बी 85 से ज़्यादा, सी 140 प्लस, डी 90 से 100। तो पिछड़े बालकों की शैक्षिक लब्धि होती है, सही जवाब हो जाएगा 36 का ई 85 से कम। ध्यान रखना 90 से 110 जो है ये सामान्य है, 140 प्लस जो है प्रतिभाशाली है। तीनों याद रखना, अक्सर पूछा जाता है। अगला प्रश्न है कौन सा बालक विशिष्ट बालक नहीं है? ए पिछड़ा बालक, बी औसत बालक, सी प्रतिभाशाली बालक, डी विकलांग बालक। सही जवाब हो जाएगा 37 का ध्यान रखना बी औसत बालक। अगला प्रश्न है सामान्य बालकों की IQ होती है? ए 90 से 110, बी 70 से कम, सी 85 से ज़्यादा, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 38 का ए 90 से 110। अगला प्रश्न है भारतीय पुनर्वास परिषद की स्थापना कब हुई? ए 1993, बी 1988, सी 1990, डी 1987। सही जवाब हो जाएगा 39 का ए 1993। अगला प्रश्न है DPEP का पूर्ण रूप क्या है? तो ए डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम, बी डिस्ट्रिक्ट प्लान ऑफ एजुकेशन प्रोग्राम, सी डायरेक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम, डी डिजिटल प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम। सही जवाब हो जाएगा 40 का ए डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम। प्राथमिक शिक्षा प्रणाली को पुनर्जीवित करने और प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए प्रमुख पहल के रूप में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम की केंद्र प्रायोजित योजना 1994 में शुरू की गई थी। अगला प्रश्न है भारत में DPEP कब शुरू हुआ? सही जवाब हो जाएगा सी 1994। अगला प्रश्न है DPEP का मुख्य उद्देश्य था ए ड्रॉप आउट दर को कम करना, भी प्राइमरी शिक्षा का सार्वभौमिकरण, सी ए बी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 42 का ध्यान रखना आप लोग सी ए बी दोनों। ड्रॉप आउट दर को कम करना, प्राइमरी शिक्षा का सार्वभौमिकरण। अगला प्रश्न है माध्यमिक स्तर पर विकलांगों के लिए समावेशी शिक्षा योजना शुरू की? ए राज्य सरकार, बी केंद्रीय सरकार, सी UGC, डी डाइट। सही जवाब हो जाएगा 43 का बी केंद्रीय सरकार। अगला प्रश्न है चिल्ड्रन विथ डिसेबिलिटी एक्ट कब अस्तित्व में आया? ए 1995, 1990, सी 2000, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 44 का बी 1990। 1975 में हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन एक्ट था जो बाद में 1990 में संशोधन करके डिसेबिलिटी एक्ट हुआ। ठीक है, तो इस तरह से 1990 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है पर्सनल विथ डिसेबिलिटी एक्ट योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? ए अंधेपन का संरक्षण, बी कम दृष्टि संरक्षण, सी सुनने में परेशानी का संरक्षण, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 45 का डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है संविधान के किस अनुच्छेद का संबंध पर्सनल विथ डिसेबिलिटी एक्ट से है? तो ध्यान रखना संविधान के किस अनुच्छेद का संबंध पर्सनल विथ डिसेबिलिटी एक्ट से है? ए 250, बी 249, सी 253, डी अनुच्छेद 251। सही जवाब हो जाएगा 46 का सी अनुच्छेद 253। अगला प्रश्न है क्या NIOS समावेशी शिक्षा मददगार होती है? ए हाँ, बी नहीं, सी अनिश्चित, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 47 का ए हाँ। अगला प्रश्न है कौन सा सार्वभौमिक प्राइमरी शिक्षा पर बल देता है? ए UGC, बी NCTE, सी सर्व शिक्षा अभियान, डी सभी।
सही जवाब हो जाएगा 48 का सी, सर्व शिक्षा अभियान। अगला प्रश्न है, क्या तमन्ना एक गैर लाभ स्वैच्छिक संगठन है? ये हाँ भी नहीं, सी अनिश्चित, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 49 का ए, हाँ। अगला प्रश्न है, एनजीओ का पूर्ण रूप क्या होता है? ए नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, बी नो गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, सी नॉट गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 50 का ए, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, एनजीओ मतलब होता है गैर सरकारी संगठन। आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक आप प्लेलिस्ट 203 इस जगह पे क्लिक करेंगे, इस पेपर की सारी वीडियो क्रम से मिल जाएगा, या फिर आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इसके नीचे जस्ट देखेंगे लिंक का प्लेलिस्ट ऑल पेपर रहेगा, वहाँ पर क्लिक करेंगे, सारे पेपर की सारी वीडियो क्रम से मिल जाएगी। अगला प्रश्न है, भारतीय आरसीआई अर्थात भारतीय पुनर्वास परिषद संवैधानिक निकाय कब बनी? तो सही जवाब हो जाएगा 51 का बी, 22 जून 1993। अगला प्रश्न है, एसईएन में किसके लिए प्रयोग किया जाता है? ए स्पेशल एजुकेशन नीडेड, बी स्पेशल एजुकेशन नीड, सी स्पेशल एजुकेशन नीड्स, डी स्पेशल एजुकेशन नॉर्म्स। सही जवाब हो जाएगा 52 का, ध्यान रखना, बी स्पेशल एजुकेशन नीड्स। अगला प्रश्न है, बुद्धि पर किसका प्रभाव पड़ता है? ये स्वास्थ्य, बी वंशानुक्रम, सी पर्यावरण, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 53 का डी उपयुक्त सभी। आप लोग ध्यान रखना, ये प्रैक्टिस सेट हम लोग सुबह 10 बजे, शाम को 8 बजे, लेकिन आज कोशिश करेंगे शाम को 9 या 10 के बीच में एक बार एक प्रैक्टिस सेट और हल करेंगे। ठीक है, 9 बजे ही कोशिश करते हैं। तो इसलिए आप लोग क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। इससे क्या होगा, आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो बुद्धि पर किसका प्रभाव पड़ता है? सही जवाब हो जाएगा 53 का, ध्यान रखना, डी उपयुक्त सभी, स्वास्थ्य, वंशानुक्रम, पर्यावरण, तीनों का। अगला प्रश्न है, निर्देशन प्रक्रिया है, ये औपचारिक, बी अनौपचारिक, सी जीवन पर्यंत, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 54 का, ध्यान रखना आप लोग, डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, व्यवसायिक निर्देशन के जनक हैं? ए जे बी कॉनेट, बी फ्रैंक पार्सन्स, सी कैली डी डेविस। सही जवाब हो जाएगा 55 का बी, फ्रैंक पार्सन्स। अगला प्रश्न है, अधिगम असमर्थता का के कारण क्या है? ए वंशानुगत कारण, बी जैविक कारण, सी वातावरण संबंधी कारण, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 56 का डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, समूह शिक्षण विधि है, ये खेल कूद की, भी शिक्षण की, सी शारीरिक व्यायाम की, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 57 का बी, शिक्षण की। अगला प्रश्न है, निर्देशन का उद्देश्य है, ये भावी जीवन के लिए तैयार करना, भी समाज में यथोचित स्थान दिलाना, सी या विकास हेतु दी जाने वाली व्यक्तिगत सहायता है, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 58 का डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, अधिगम बाधिता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया? ए सैमुअल ए किर्क, बी ईस्मैन, सी हैविंग हर्ड, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 59 का, ध्यान रखना, ए सैमुअल ए किर्क। अगला प्रश्न है, निम्न में से गत्यात्मक अक्षम बालक कौन नहीं है? तो ए लूले लंगड़े हथकटे, बी पाँव फिरासी, मनोविकार मनोवैज्ञानिक विकार, डी लकवाग्रस्त। सही जवाब हो जाएगा 60 का, ध्यान रखना, सी मनोवैज्ञानिक विकार। अगला प्रश्न है, ब्रेल लिपि प्रयोग की जाती है? तो ए वाणी बाधित द्वारा, बी दृष्टिबाधित द्वारा, सी सृजनात्मक बालक द्वारा, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 61 का बी, दृष्टिबाधित द्वारा। अगला प्रश्न है, विशिष्ट बालकों के प्रकार निम्न से कौन है? ये श्रवण बाधित, बी दृष्टिबाधित, सी वाणी बाधित, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 62 का डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, अधिगम बाधिता की विशेषता है, ये पढ़ने की असमर्थता, भी लेखन की असमर्थता, सी संप्रेषण को समझने की समस्या, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 63 का डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, पठन कैवल्य बच्चों के प्राथमिक लक्षण क्या है? ये न्यून अवधान विकार, भी अपसारी चिंतन, सी धारा प्रवाह पढ़ने की क्षमता, डी एक ही गतिविधि कार्य को बार बार दोहराना। सही जवाब हो जाएगा 64 का, ध्यान रखना आप लोग, सी धारा प्रवाह पढ़ने की क्षमता। अगला प्रश्न है,
निम्न में से मानसिक पिछड़ेपन का कारण नहीं है। ए वंशानुक्रम, बी शारीरिक कारक, सी संवेगात्मक कारक, डी सांस्कृतिक कारक। सही जवाब हो जाएगा 65 का डी, सांस्कृतिक कारक। ये पिछड़ेपन का कारण नहीं है, बाकी वंशानुक्रम, शारीरिक कारक, संवेगात्मक कारक है। अगला प्रश्न है, समस्यात्मक बालक की विशेषता होती है ए अप्रसन्नता, बी भय, सी संदेह भाव, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 66 का डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय दृष्टि बाधितार्थ संस्थान कहाँ स्थित है? ए देहरादून, बी झांसी, सी नई दिल्ली, डी आगरा। सही जवाब हो जाएगा 67 का ए, देहरादून। अगला प्रश्न है, निम्न में से प्रतिभाशाली बालक का लक्षण नहीं है। ए जिज्ञासु, बी झगड़ालू, सी सृजनात्मकता, डी व्यक्ति में नवीनता। सही जवाब हो जाएगा 68 का बी, झगड़ालू। अगला प्रश्न है, मानसिक रूप से पिछड़े बालक की पहचान है। ए अमूर्त चिंतन का भाव, बी लघु अवधान विस्तार, सी दोषपूर्ण शब्दावली, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 69 का डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, एक समावेशी कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए? सही जवाब हो जाएगा ए, यह विश्वास करना चाहिए कि प्रत्येक बच्चे में अपनी योग्यताओं एवं शक्ति के अनुसार सीखने की क्षमता है। परिवार एवं पास पड़ोस बच्चों के समाजीकरण की ये मनोवैज्ञानिक एजेंसियां हैं। बी प्राथमिक समाजीकरण एजेंसी है, सी मध्य समाजीकरण एजेंसी है, डी द्वितीयक समाजीकरण एजेंसी है। सही जवाब हो जाएगा 71 का, ध्यान रखना आप लोग, 71 का सही जवाब हो जाएगा बी, प्राथमिक समाजीकरण एजेंसियां हैं। तो परिवार एवं पास पड़ोस बच्चों के समाजीकरण की प्राथमिक समाजीकरण एजेंसियां। सबसे ज़्यादा बच्चे समाजीकरण परिवार से या पास पड़ोस से ही प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है, विशिष्ट बालकों के अंतर्गत आते हैं ए मंदबुद्धि बालक, बी प्रतिभावान, सी बाल अपराधी, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कीजिए। लगभग 47 से 48% बच्चे ऐसे हैं जो बिना सब्सक्राइब किए हुए देखते हैं। तो आप लोग सब्सक्राइब करेंगे तो अपना थोड़ा से सब्सक्राइबर बढ़ते हैं तो अच्छा लगता है, बाकी और कुछ उसमें है नहीं। तो प्लीज़ आप लोगों को लाभ तो हो ही रहा है, और मैं विश्वास दिलाता हूँ इस पेपर के सारे प्रश्न अपने प्रैक्टिस सेट से ही आएंगे। कुछ नहीं पढ़े तो मत पढ़िए, सिर्फ इसी प्रैक्टिस सेट को तैयार कर लीजिए बस, जो भी अपने हैं 4-5, ठीक है। सारे प्रश्न अपने प्रैक्टिस सेट से आएंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। जो भी आपका फ्रेंड एग्जाम देने जा रहे हैं सभी को इस चैनल के बारे में बताइए, जिससे सभी को लाभ हो। तो प्रश्न है, प्रतिभाशाली बालक का IQ होता है ए 140 से अधिक, बी 90 से कम, सी 90, डी 50 से कम। सही जवाब हो जाएगा 73 का ए, 140 से ज़्यादा। प्रतिभाशाली जो होते हैं 140 से ज़्यादा, 140 प्लस। सामान्य 90 से 110, ठीक है, दोनों याद रखना। अगला प्रश्न है, ध्यान रखिएगा, इसे थोड़ा से विकल्प आगे पीछे हो गया है। निम्न में से किस शिक्षण विधि का प्रयोग समावेशी छात्रों के लिए होता है? तो ए दल शिक्षा, बी उपचारात्मक शिक्षा, सी ए बी दोनों, डी में से कोई नहीं। तो निम्न में से किस शिक्षण विधि का प्रयोग समावेशी छात्रों के लिए होता है? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना इसका, सी ए बी दोनों, दल शिक्षा और उपचारात्मक शिक्षा दोनों। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी विशेषता विशिष्ट शिक्षक की नहीं है? ए सहयोगी वे संसाधन युक्त, सी अहंकारी, डी ऊर्जावान। तो निगेटिव चीजें नहीं होगी, सही जवाब हो जाएगा सी अहंकारी, ये नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न है, समावेशी कक्षा कक्ष प्रभावशीलता हेतु क्या आवश्यक नहीं है? तो ए सभी के लिए विद्यालय में दिव्यांगता अनुकूल विद्यालय वातावरण, सी शारीरिक व मानसिक दंड, डी सहायक तकनीकी उपकरण का उचित प्रयोग। समावेशी कक्षा कक्ष प्रभावशीलता हेतु क्या आवश्यक नहीं है? सही जवाब हो जाएगा सी शारीरिक व मानसिक दंड, ये जरूरी नहीं है, ठीक है। समावेशी कक्षा कक्ष प्रभावशीलता हेतु क्या आवश्यक नहीं है, तो किसी को दंड देना ये नेगेटिव चीज़ है, सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, विशिष्ट शिक्षा की व्यवस्था की जाती है ए विशेष बालकों के लिए, बी सामान्य बालकों के लिए, सी ए बी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 77 का ए, विशेष बालकों के लिए। 77 का सही जवाब हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा के आयाम हैं ए पहुंच, बी स्वीकृति, सी प्रतिभागिता, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 78 का डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है,
भारत में सभी को शिक्षा का अभिप्राय है। ये पूर्व व्यवस्था, देख रेख एवं शिक्षा भी, प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकीकरण सी, सभी वंचितों एवं बाधितों की शिक्षा डी, ये सभी। सही जवाब हो जाएगा 79 का डी, ये सभी। अगला प्रश्न है, किस दस्तावेज में कहा गया समान भागीदारी के रूप में आम समाज के साथ विकलांगों को समेकित करना, उन्हें सामान्य विकास के लिए तैयार करना तथा साहस एवं विश्वास के साथ जीवन का सामना करने के योग बनाने में से है? तो ए एनईपी 2020, बी एनईपी 1986, सी शिक्षा नीति 1968, डी में से कोई नहीं। तो किस दस्तावेज में कहा गया है समान भागीदारी के रूप में आम समाज के साथ विकलांग को समेकित करना, उन्हें समान विकास के लिए तैयार करना तथा साहस और विश्वास के साथ जीवन में समान बनाने योग सामना करने के योग बनाना। सही जवाब हो जाएगा 80 का बी, एनईपी 1986 में। अगला प्रश्न है, लेखन संबंधी अक्षमता है, ए डिसलेक्सिया, बी डिस्फेप्सिया, सी डिसकैल्कुलिया, डी डिस्ग्राफिया। सही जवाब हो जाएगा डी डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया जो है लिखने से संबंधित है, डिसलेक्सिया पढ़ने से संबंधित है, ठीक है। डिसकैल्कुलिया गणितीय समस्या है। तो तीनों को याद रखना महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, अक्षमों की शिक्षा में बाधाएं हैं, ये परिवार व समाज की नकारात्मक आवृत्ति, बी अक्षमों का उपनाम, सी संसाधन की कमी, डी उपयुक्त सभी। तो अक्षमों की शिक्षा में बाधाएं हैं, सही जवाब हो जाएगा 82 का डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, दिव्यांग बालकों के कौन कौन से विद्यालय हो सकते हैं? ए विशिष्ट विद्यालय, बी समावेशी विद्यालय, सी एकीकृत विद्यालय, डी ये सभी। सही जवाब हो जाएगा 83 का डी, ये सभी। अगला प्रश्न है, विशिष्ट विद्यालय की स्थापना का उद्देश्य नहीं है, ये अक्षम बालकों की शिक्षा, भी दिव्यांग श्रेणी के अनुसार अलग अलग कक्षा, सी मानवीय पूंजी का निर्माण, डी व्यक्तिगत लाभ। सही जवाब हो जाएगा 84 का डी, व्यक्तिगत लाभ। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत, सही जवाब हो जाएगा 85 का। ध्यान रखना, एक कक्षागत विविधताओं को स्वीकार एवं सम्मान किया जाता है, बी कम अक्षम व सामान्य बालकों को एक साथ एक ही कक्षा में पढ़ाया जाता है, शिक्षक जानकार एवं संवेदनशील होते हैं, डी उपयुक्त सभी। समावेशी शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत ध्यान रखना, इसका सही जवाब हो जाएगा 85 का डी, उपयुक्त सभी, ठीक है, तीनों। अगला प्रश्न है, विशिष्ट शिक्षा व्यवस्था में क्या शामिल नहीं है? ए सभी प्रकार के बालकों का प्रवेश, बी दिव्यांग बालकों का प्रवेश, सी विशिष्ट शिक्षण विधि का प्रयोग, डी विशिष्ट पाठ्यक्रम। तो विशिष्ट बालकों की शिक्षा व्यवस्था में क्या शामिल नहीं है? सही जवाब हो जाएगा 86 का ए, सभी प्रकार के बालकों का प्रवेश, ये शामिल नहीं है। बाकी दिव्यांग बालकों का प्रवेश, विशिष्ट शिक्षण विधियों का प्रयोग, विशिष्ट पाठ्यक्रम, ये सभी है। थोड़ा सा विकल्प ध्यान रखना, पीडीएफ में आगे पीछे हो गया है, तो आप लोग प्लीज मैनेज कर लेना। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत दृष्टि दिव्यांग छात्रों हेतु उपयुक्त शिक्षण अधिगम सामग्री क्या नहीं है? ए टेप रिकॉर्डर, बी पॉडकास्ट, सी बोलता कैलकुलेटर, डी वीडियो टेप्स। सही जवाब हो जाएगा 87 का डी, वीडियो टेप्स। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा व्यवस्था में श्रवण बाधितों हेतु शैक्षिक सुविधाएं हैं, तो ये श्रवण सहायक उपकरण का उपयोग, श्रवण प्रशिक्षण, कक्षा का समुचित प्रबंधन, ये सभी। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना 88 का आप लोग। समावेशी शिक्षा व्यवस्था में श्रवण बाधितों है तो शैक्षिक सुविधाएं हैं, तो सभी है, ठीक है, डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, दृष्टि क्षमता को मापा जाता है, ये स्नैनल चार्ट द्वारा, भी ऑडियोमीटर द्वारा, सी माइक्रोफोन द्वारा, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 89 का ए, स्नैलन चार्ट द्वारा। अगला प्रश्न है, PWD एक्ट 1995-96 के अंतर्गत दिव्यांगता की किसी भी श्रेणी में कितने प्रतिशत क्षतिग्रस्तता होनी चाहिए? तो ये 50, बी 60, सी 40, डी 30। ध्यान रखना, PWD एक्ट 1995-96 के अंतर्गत दिव्यांगता की किसी भी श्रेणी में कितने प्रतिशत क्षतिग्रस्तता होनी चाहिए? सही जवाब हो जाएगा सी, 40%।
अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द दिव्यांगता से संबंधित नहीं है? ए दिव्यांगता, बी अक्षमता, सी गंभीरता, डी असमर्थता। सही जवाब हो जाएगा 91 का सी, गंभीरता। अगला प्रश्न है, भारत में शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत किस प्रकार के बालकों को सम्मिलित किया गया है? ए दृष्टि दिव्यांग बालक, बी श्रवण दिव्यांग बाल बच्चे, सी मानसिक बंद बच्चे, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है राज्य बेरोजगारी, वृद्धों, रोगी व्यक्तियों एवं असहाय व्यक्तियों के लिए शिक्षा, व्यवसाय तथा जन सहायक का प्रावधान करेगा? तो ए अनुच्छेद 40, बी अनुच्छेद 41, सी अनुच्छेद 45, डी अनुच्छेद 29। सही जवाब हो जाएगा 93 का बी, अनुच्छेद 41। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है राज्य बेरोजगारों, वृद्धों, रोगी व्यक्तियों व असहाय व्यक्तियों के लिए शिक्षा, व्यवसाय तथा जन सहायता का प्रावधान करेगा? सही जवाब हो जाएगा 93 का, ध्यान रखना बी, अनुच्छेद 41। 40 में क्या है, पंचायती राज के बारे में, जो पंचायत गांव में चुनाव होता है प्रधानी का, उसमें अनुच्छेद 40 में है। अगला प्रश्न है, PWD एक्ट 1995 96 कल्याण के लिए है? ये दिव्यांग जनों, बी मजदूरों के, सी शिक्षकों के, डी किसानों के। सही जवाब हो जाएगा 94 का ए, दिव्यांग जनों के लिए। अगला प्रश्न है, विशिष्ट बालकों की कौन सी एक विशेषता असत्य मतलब असत्य है, गलत है? तो ए विशिष्ट बालकों का गुण व प्रकृति समान बालकों से अलग है, बी विशिष्ट बालकों के विकास हेतु विद्यालय कार्य प्रणाली में परिवर्तन की आवश्यकता, सी विशिष्ट बालकों की आवश्यकताएं समान होती हैं, डी विशिष्ट बालक भिन्न प्रकार के योग्य होते हैं। विशिष्ट बालकों में की कौन सी विशेषता असत्य मतलब गलत है? सही जवाब हो जाएगा 95 का सी, विशिष्ट बालकों की आवश्यकताएं सामान्य होती हैं, ये गलत है, बाकी तीनों सही है। अगला प्रश्न है, विशिष्ट बालकों की शिक्षा हेतु कौन सी समस्या नहीं होती? ए सामाजिक विघटन की समस्या, बी अक्षमों की समझने की समस्या, सी व्यवसायिक प्रशिक्षण की समस्या, डी औपचारिक शिक्षा की समस्या। तो विशिष्ट बालकों की शिक्षा हेतु कौन सी समस्या नहीं होती? सही जवाब हो जाएगा 96 का ए, सामाजिक विघटन की समस्या, ये समस्या नहीं होती। अगला प्रश्न है, बहु दिव्यांगता कितने प्रकार की होती है? ए एक प्रकार की दिव्यांगता, बी दो या दो से अधिक प्रकार की दिव्यांगता, सी किसी प्रकार की दिव्यांगता नहीं, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 97 का बी, दो या दो से अधिक प्रकार की दिव्यांगता। बहुदिव्यांगता कितने प्रकार की होती है? तो ध्यान रखना, दो या दो से अधिक हो जाएगा तो बहु प्रकार हो जाएगा, एक है तो एक होगा, दो है तो इसका मतलब बहु प्रकार हो गया, ठीक है। बहुदिव्यांगता का मतलब दो या दो से अधिक। अगला प्रश्न है, विशिष्ट बालकों की श्रेणी के अंतर्गत कौन से बालक नहीं आते? तो ए प्रतिभाशाली बच्चे, बी मानसिक मंद बच्चे, सी सामान्य बच्चे, डी शारीरिक दोष वाले बच्चे। तो विशिष्ट बालकों की श्रेणी के अंतर्गत कौन से बालक नहीं आते? सही जवाब हो जाएगा सी, सामान्य बच्चे ये जो है नहीं आते। विशिष्ट बालकों की श्रेणी के अंदर कौन से बालक नहीं आते? सामान्य बच्चे नहीं, प्रतिभाशाली मानसिक मंद बच्चे, शारीरिक दोषों वाले बच्चे आते हैं। अगला प्रश्न है, मानसिक मंदिता तथा अधिगम अक्षमता है, ये दोनों एक, भी दोनों अलग अलग, सी दोनों पारस्परिक आश्रित, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी, दोनों परस्पर आश्रित। तो थोड़ा सा प्रश्न इसमें PDF मतलब प्रश्नों को थोड़ा सा आगे पीछे हो गए हैं, तो आप लोग प्लीज़ मैनेज कर लीजिएगा, इसमें पता नहीं क्यों कुछ ज़्यादा ही प्रश्न हो गए, ठीक है। तो बुद्धि स्तर के आधार पर शिक्षा हेतु मंद बुद्धि बालकों को कितने भागों में बांटा गया है? तो ए शिक्षा प्राप्त करने योग्य, बी प्रशिक्षण प्राप्त करने योग्य, सी अभिक्षणीय, डी ये सभी। तो बुद्धि स्तर के आधार पर शिक्षा है तो मंद बुद्धि बालकों को कितने भागों में बांटा गया है? सही जवाब हो जाएगा 100 का डी, शिक्षा प्राप्त करने योग्य, प्रशिक्षण प्राप्त करने योग्य, अभिक्षण, डी ये सभी। कुछ प्रश्न इसका जवाब आप लोग दे सकते हैं। ए BA का तात्पर्य है, ए अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस, बी अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस, सी अप्लाइड बेसिक एनालिसिस, डी इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिएगा, निम्न से किस अक्षमता में बालक गणित संबंधी त्रुटि करता है? ए डिस्ग्राफिया, बी हाइपरलेक्सिया, डी डिस्कैल्कुलिया, डी डिसलेक्सिया। 20 से 35 स्तर के बुद्धि लब्ध किस अक्षमता को दर्शाती है? ए कम, बी मध्य, सी तीव्र, डी प्रगाढ़। इन प्रश्नों का जवाब आप लोग दे सकते हैं।
प्रश्न एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, कौन से विशिष्ट बालक है? ए प्रतिभाशाली बालक, बी पिछड़ा बालक, सी विकलांग बालक, डी उपयुक्त सभी। डिसलेक्सिया शब्द किस भाषा से लिया गया है? ए यूनानी, बी लैटिन, सी फ्रेंच, डी अंग्रेजी। आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाएंगे 203 यहाँ पे क्लिक करें, इस पेपर की सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगा। अगला जो प्रैक्टिस सेट हम लोग हल करेंगे 203 था समाज विश्वविद्यालय का निर्माण, इसका फुल प्रैक्टिस सेट 3। हम लोग कोशिश करेंगे 9 बजे प्रैक्टिस सेट 3 हल करेंगे, ठीक है। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, सभी लोगों को लाभ हो सके। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सभी लोगों को जानकारी प्राप्त हो सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।